हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 25 सितंबर 2023 और दिन है मंडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं नासाज फर्स्ट एस्टेरॉयड सैंपल्स लैंड ऑन अर्थ आफ्टर रिलीज फ्रॉम एरोस्पेस। तो नासा का जो फर्स्ट एस्टेरॉयड सैंपल्स है वो कल सैंपल्स ज़मीन पर उसने उतार दिए हैं। तो इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था आज से लगभग 7 साल पहले, ओसिरिस रेक्स करके। ये एक मिशन था जो कि एक बेनू एस्टेरॉयड है हमारे सौरमंडल में। तो इसकी खोज करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये आज लगभग 7 साल पहले ज़मीन से लगभग 1 लाख किलोमीटर दूर से ही इसने ये एक कैप्सूल है स्मॉल छोटा सा, जिसने ये लैंड पर इसे छोड़ दिया है। और ये संडे को यानी कल जो उता डेजर्ट है, संडे को वहाँ पर 7 साल की जर्नी के बाद ये वहाँ पर उतरा है। और इसका जो ये द मदरशिप सेट ऑफ द अनदर एस्ट्रॉयड, और ये जो वहीं से 1 लाख किलोमीटर दूर से इसने ये कैप्सूल छोड़ा और उसके बाद ही ये दूसरे एक एस्ट्रॉयड के लिए निकल गया। उस एस्ट्रॉयड का नाम है एपोफिस के नाम से एक दूसरा एस्ट्रॉयड है, उसकी खोज करने के लिए ये चला गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल आपको देखने को मिलेगा। इसी कैप्सूल में जो भी सैंपल्स वगैरह इसने, ये बेनू आपको दिखेगा, बेनू एस्ट्रॉयड, ये लट्टू की तरह इसका आकार है। और इसमें से जो भी इसने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं वो इसमें देखने को मिले हैं। ये लगभग 45 kg का इसका वेट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें इसका जो सैंपल है वो लगभग कितना 250 ग्राम सैंपल ये इसने यहाँ पर कलेक्ट करके लेके आया है, जिसमें 70% जो सैंपल है वो आगे फ्यूचर के लिए रख दिया जाएगा कि फ्यूचर पे इस पे रिसर्च वगैरह करी जाएंगी। अभी केवल 30% जो भी इसमें मौजूद होगा उस पर अभी रिसर्च हाल ही में की जाएंगी। तो ये उतार डेजर्ट में इसे उतरने के बाद वहाँ पर जो पहले से ही साइंटिस्ट लोग खड़े हुए थे, तो उस कैप्सूल को वो वहाँ से लेकर आए और उसके बारे में अब ये देखेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि एस्ट्रॉयड कहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे सौरमंडल में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बेल्ट दिख रही है ये मार्स है, और ये थोड़ा और आगे चलने पर यहाँ पर आपको ये जुपिटर देखने को मिलेगा। तो इस मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। तो ये जितने भी एस्ट्रॉयड्स होते हैं ये इसी बेल्ट में होते हैं। तो यहीं पर जो ये बेनू नाम का एस्ट्रॉयड है, तो यहीं पर से उसने जो कलेक्ट किए हैं सैंपल्स वगैरह। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं डिफेंस बोर्ड डिस्कसेस प्लान फॉर सेकेंड विक्रांत लाइक कैरियर। जो हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स कितने हैं, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 हैं, जिनमें से एक है INS विक्रमादित्य और एक था INS विक्रांत, जो अभी हाल ही में कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो विक्रमादित्य था वो पुराना हो चुका है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर ये आपको यहाँ पर फोटो में देखने को मिलेंगे। इन पर फाइटर जेट वगैरह या एरोप्लेन वगैरह इन पर लैंड कर सकते हैं और यहीं से वो अपनी उड़ान भी भर सकते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये एक और विक्रांत नाम का जो बना हुआ है कैरियर, उसी के जैसा एक और बनाने की बात की जा रही है कि एक और हमारे पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड लास्ट वीक डिस्कस्ड द नेवीज प्रपोजल फॉर एक्वायरिंग द सेकेंड विक्रांत लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर। जो विक्रांत लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो दूसरा बनाना है, उसके बारे में डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड जो है उसके साथ मीटिंग की गई है। DPB जो वही डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड, ये अभी भी इस प्रपोजल को लेकर क्लियर हो चुका है कि ये जो डिफेंस है ये INS विक्रांत वाला, ये INS विक्रांत एक कैरियर जो दोबारा से फिर से बनाया जाएगा, और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है। और ये INS विक्रांत ये अपने देश के द्वारा बनाया गया एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसने बनाया हुआ था। और इसकी जो लेंथ है वो 262 मीटर लेंथ आपको देखने को मिलेगी और 62 मीटर वाइड। INS विक्रांत डिस्प्लेसिंग 44,800 टन्स इज पावर्ड बाय 4 जनरल इलेक्ट्रिक LMV 2500 इंजन। इसमें जो LM 2500 इंजन हैं और जो 44,800 टन इसका जो है 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का वजन इसमें देखा गया है। और ये
इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 28 नॉट्स की है, और जो एंड्योरेंस है इसकी सहन शक्ति कितनी है वो 7500 नॉटिकल माइल्स तक की इसकी आपको एंड्योरेंस देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये एक स्मॉल आर्टिकल दिया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशंस हेल्ड इन मुकुर्ती नेशनल पार्क एट जॉइनिंग एरियाज। तो जो एक मुकुर्ती नेशनल पार्क है, जैसा कि कल की वीडियो में नीलगिरी तार के बारे में पढ़ा था, जो बकरी जैसा उसका स्ट्रक्चर था उस जो जानवर का, तो उसमें उसके प्रोटेक्शन की बात की जा रही थी। तो ये जो मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इसमें ये सबसे ज़्यादा नंबर में नीलगिरी तार देखने को मिला है, और ये मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट ने जो ये एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि मुकुर्ती नेशनल पार्क को जो है सबसे ज़्यादा जो पोचर्स हैं या जो शिकारी हैं, उनमें जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सब की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इन सबको देखने की बात की जा रही है, क्योंकि जो नीलगिरी तार है ये तमिलनाडु के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो IUCN स्टेटस है वो भी एंडेंजर्ड है, ये इसे देखने की ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो नीलगिरी तार के बारे में अगर आपको जानना है तो कल की वीडियो आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल से ये आर्टिकल कवर किया हुआ है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन इन हायर स्टडीज़ में नॉट सूट इंडिया हाउस पैनल, जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा एक नई स्कीम जो है चालू की गई है, MEME करके आपको देखने को मिलेगी, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। ये स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन या जो भी डिग्री कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, उसके बारे में दी गई है। तो ये NEP पॉलिसी है क्या? तो इसमें बोला गया है NEP सेज इट रिमूव्स रिजिड बाउंड्रीज एंड क्रिएट्स न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो बोला गया है कि ये जो रिजिड बाउंड्रीज़ है एजुकेशन के लिए वो हटाएगी। जैसे हम ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन में हमें 3 साल के लिए होता था, तो 3 साल हमें लगातार करनी पड़ती थी। अगर 1 साल के बाद हमने कोई गैप किया या छोड़ दिया तो हमें दोबारा से वही फर्स्ट ईयर करो, फिर सेकेंड ईयर करो, फिर थर्ड ईयर करनी पड़ती थी। लेकिन अब बोला गया है कि ऐसा नहीं, अगर जो स्टेट्स है वो इस एजुकेशन पॉलिसी को अपनाएंगे तो उनके बाद में क्या होगा कि किसी ने अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो फर्स्ट ईयर के बाद उसे एक सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे, ए सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, 1 साल बाद उसे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर उसके बाद वो किसी भी वजह से डिसकंटिन्यू करता है पढ़ाई या नहीं चाहता कि अभी नहीं करेंगे, काफ़ी थोड़े टाइम बाद में करेंगे, तो सेकेंड ईयर से जब भी वो एडमिशन लेगा तो सेकेंड ईयर से उसकी पढ़ाई या वो जो ग्रेजुएशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से वो जब सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेगा तो जिस सेकेंड ईयर के बाद ए डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसे एक डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। फिर 2 साल के बाद फिर से अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है पढ़ाई तो उसके बाद वो डिसकंटिन्यू करके भी 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी स्टार्ट करेगा तो उसे थर्ड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, और थर्ड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलने के बाद उसे डिग्री जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ग्रेजुएशन, मास्टर्स या डॉक्टरल लेवल्स पर ये लागू की जाएगी। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़राब भी है, तो इसलिए केरल की गवर्नमेंट ने इस MEME स्कीम है इसे अप्लाई नहीं करने का डिसाइड किया है कि ये हम अपने स्टेट में इसे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे पढ़ाई से। फिर तो वो आराम से 1 साल कर लेंगे, जब उन्हें टाइम मिलेगा कभी छोड़ देंगे। फिर इससे क्या है, पढ़ाई के लेवल पे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उनका जो रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। तो इसीलिए केरल ने इस चीज़ के लिए मना किया है कि इसको हम अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, फुकुशिमा एंड वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी। ये फुकुशिमा वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी क्या है तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 13 अप्रैल 2021 को जापान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये प्लान कि मिलियंस टन्स जो कंटामिनेटेड वाटर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 30 सालों से भरा हुआ है उसको अब जो है रिलीज किया जाएगा। और ये भर कैसे गया था, तो 2011 में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जब जैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ था तो वहाँ ये समुद्र के पास में था, तो 2011 में क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ही तेज सुनामी आई और सुनामी आने से यहाँ पर इसमें पानी भर गया। तो इसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, मिलियंस टन्स में ये पानी चला गया इसके अंदर।
तो जब इसके अंदर ये पानी चला गया तो इसमें जो जितनी भी न्यूक्लियर पावर या जो भी चीज़ें थी, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, वो सब इसमें घुल गए इस पानी में। अब इस पानी को जो है अगर ये रिलीज करना, ये निकालता, तो इससे रेडियो एक्टिव जो चीज़ें थी उससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता था सबकी लाइफ के लिए। तो ये अगर तब रिलीज़ कर देता तो ये सभी के लिए सेफ़ नहीं होता। लेकिन अब उसने बताया है कि इसमें जो रेडियो एक्टिव मटीरियल था उसे काफ़ी हद तक ट्रीटेड कर दिया गया और अब ये पानी सेफ़ है रिलीज़ करने के लिए। इससे ज़्यादा किसी को भी हार्मफुल या कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो 2021 में ही इस पानी को रिलीज़ करने के लिए उसने एक ये अनाउंसमेंट किया कि अब हम इसे रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और उसने इस पानी को थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करना स्टार्ट कर भी दिया है। और इस वाटर को ट्रीट जो है किया कैसे साफ़, तो वो टोक्यो की जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है टेप्को, तो जापान की ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक यूटिलिटी फर्म है, इसने 2011 में ही इसको जो है साफ़ करना शुरू कर दिया था। इसे ही इसका डीकमीशनिंग ऑफ फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट, इसका जो चार्ज इसी को दिया गया था। तो इसके वेस्ट को मैनेज करने का पूरा जिम्मेदारी इसी की थी। तो इसने जो मल्टीपल टेक्निक्स हैं उनके द्वारा, इस एडवांस लिमिटेड प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा इसने 62 टाइप्स के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को वाटर से जो है रिमूव कर दिया है। अब इसमें अभी भी इट डजंट रिमूव ट्रीटियम जो है अभी भी इस पानी में देखने को मिला है, लेकिन लगभग ट्रीटियम की एज 12.5 साल तक होती है। ये अभी इतना जो है रिस्क वाला फैक्टर नहीं है। अब इसके लिए जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, और भी लोग हैं, पब्लिक ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। कि ए पोल कंडक्टेड बाय जापान्स जीजीज प्रेस इन सितंबर, जो एक जापान के जीजी प्रेस में एक पोल हुआ था, तो उसमें बताया गया कि 63% जो लोग हैं वो इस चीज़ को, वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए अपोज कर रहे हैं, और 30.8% ना तो इसके फेवर में और ना ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो सेवरल प्रोटेस्ट हैव बीन हेल्ड इन सोल अगेंस्ट द रिलीज, काफ़ी प्रोटेस्ट हमें इस वाटर को रिलीज करने के बारे में देखने को मिले हैं। सम सर्वेज से हमें कुछ सर्वे की गई हैं, उससे पता चला है कि साउथ कोरिया कंट्री है उसमें लगभग 80 to 85% लोग इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं कि वाटर जो है ये रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो चाइना की गवर्नमेंट है उसने भी इसके अगेंस्ट बोला है कि जापान डिसीजन सिंस द अनाउंसमेंट वाज मेड हैड ऑलरेडी बैन्ड सी फूड फ्रॉम जापान। मतलब जापान ने जब ये अनाउंसमेंट किया कि वाटर को रिलीज़ करेगा, तभी चाइना की गवर्नमेंट ने वहाँ से सी फूड लेना जो है बंद कर दिया, क्योंकि साउथ कोरिया में और चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादातर मात्रा में सी फूड खाया जाता है, और ये सी फूड जापान से आता था और जापान से जो चाइना और इन कंट्रीज़ में जाता था। लेकिन अब ये सी फूड चाइना में इन सब में लेने से इन्होंने बैन कर दिया है अपने यहाँ कि अब हम इस वाटर को, क्योंकि ये वाटर यहाँ पे बेकार वाटर है, इसमें रेडियो एक्टिव चीज़ें होंगी, ये खतरनाक पानी है, तो इसकी वजह से कि यहाँ के जो भी जानवर हैं वो इस पानी को पिएंगे तो उनमें भी ये रेडियो एक्टिव चीज़ें जो है फैल जाएंगी, और उसे अगर कोई भी कंज्यूम कर लेगा, कोई भी ले लेगा, तो उसमें भी ये लक्षण हो सकता है देखने को मिल जाए। तो इसीलिए चाइना ने इन सब के जो फूड है उस चीज़ को बैन कर दिया है कि अब हम जो है इससे जापान से कोई भी फूड वगैरह नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ इज़ अफेक्टिंग रीजनल पॉलिटिक्स। जो जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक्योल, ये हैं, इन्होंने पब्लिकली जो सी फूड को खाया है, क्योंकि पब्लिक को दिखाने के लिए और पब्लिक का ट्रस्ट जो है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो सबके सामने इन्होंने ये सी फूड खाया और इंश्योर किया है कि इससे जो है कोई भी अभी हमें जो हानि है वो नहीं देखने को मिली है। और बोला गया है कि जो वाटर है और सी फूड ये सब कुछ सेफ़ है, और इसको साथ ही साथ हमेशा जो है मॉनिटर किया जाएगा टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बार करके इसे फिर कभी देखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंटिन्यूअसली इसे मॉनिटर किया जाएगा, सी वाटर को और सी फूड को, जो 2011 में दैट द 2011 बैन ऑन सी फूड फ्रॉम द वाटर नियर फुकुशिमा, क्योंकि 2011 से जो उसके आसपास के एरिया है वहाँ से सी फूड लेना बैन हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्स नेक्स्ट कि अब आगे क्या होगा। तो जापान जो है इस वाटर को 30 सालों से वहाँ पर रखे हुए है, तो अब ये रिलीज़ करेगा, तो लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूअसली इस चीज़ को मॉनिटर करेगा, सी वाटर के रेडिएशन को। अब इसके लिए उसने जो 80 बिलियन येन है, जापान की जो करेंसी है वो येन है, तो 80 बिलियन येन जो है वहाँ के फिशर्स हैं उनको कंपनसेट करने के लिए प्रदान किए गए हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस जो है लॉस कर दिया गया था पब्लिक फियर्स की वजह से। द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू रिवाइव द कंट्रीज न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडस्ट्री। जो जापान की गवर्नमेंट है वो
जापान की न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडस्ट्री को दोबारा से चालू करने की बात कर रही है, क्योंकि 2011 अर्थक्वेक 30% ऑफ जापान इलेक्ट्रिसिटी नीड्स वर मेट वाया न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो 2011 के बाद से, ये अर्थक्वेक आने के बाद ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो गया था, तो इसके बाद जितनी भी 30% जो है जापान की इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा आती थी, लेकिन मार्च में ये 10% से भी कम हो गई। तो ऐसा लगा कि इट अपीयर्स टू वांट टू क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ फुकुशिमा एक्सीडेंट इज लॉन्ग ओवर, कि जो फुकुशिमा एक्सीडेंट है उसकी वजह से काफ़ी सारी एनर्जी जो है जनरेट नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए इन सब ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि वहाँ का वाटर रिलीज़ किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एथनिक इंडियंस कॉजेज फ्रिक्शन इन इंडिया कनाडा टाइज। जो इंडिया कनाडा टाइज है उनके बारे में हम लगातार 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन कल के वीडियो में हमने सबसे अच्छे से डिस्कस करके बताया है कि जो इंडिया और कनाडा के टाइज हैं उनमें जो है ये गिरावट क्यों चल रही है। अभी बहुत ही ज़्यादा हमें भेदभाव देखने को मिला है। और खालिस्तानी मुद्दा क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि खालिस्तानी मुद्दा ये है कि सबसे ज़्यादा खालिस्तानी मुद्दे की वजह से ही इंडिया और कनाडा के बीच ये जो है देखने को हमें मिल रहा है कि इतनी लड़ाई जैसी अभी देखने को मिली है। तो ये क्या है कि पाकिस्तान वाला जो रीजन है, उसके पाकिस्तान वाले रीजन के साथ साथ आसपास वाले जो सिख लोग हैं वो वहाँ के मांग कर रहे हैं कि पंजाब जो स्टेट है उसको एक अलग कंट्री बना दिया जाए। तो इसीलिए जो पाकिस्तान के सिख हैं या वो कनाडा में चले गए हैं, तो वो कनाडा में जाके वहाँ पर वोटिंग की जा रही है, लोग मिलकर वोटिंग कर रहे हैं। और कनाडा जो है इन सब एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी कर रहा है कि हाँ खालिस्तान जो है बनना चाहिए इंडिया में, जो पंजाब वाला रीजन है एक अलग कंट्री निकल कर आना चाहिए। तो यही मेन रीज़न है। इसी वजह से जो कनाडा की ये टाइज़ अभी बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं, कनाडा इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप। और इसके बाद कनाडा ने ये एक और काम कर दिया। निज्जर जो कनाडा का ही निवासी था, तो उसकी जून में डेथ हो गई, और उसकी डेथ के बाद कनाडा के गवर्नमेंट है उसने बताया, ये एलिगेशन लगाई इंडिया पर कि इंडिया के किसी एजेंट ने इसके जो है डेथ की है या इसे मारा है। लेकिन इंडिया ने साफ इन एलिगेशंस को मानने से मना कर दिया कि इसके लिए कोई प्रूफ लाओ तब तो हम मानेंगे, ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो इसी सब की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हमें बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलते हैं। और अभी हाल ही में G20 की जो समिट हुई थी, इसने इंडिया काफ़ी टाइम से कनाडा से अपने रिलेशंस जो है इम्प्रूव करने की सोच रहा है कि इम्प्रूव होने चाहिए रिलेशंस। लेकिन अभी इसी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने वाला था, तो इसके लिए कम से कम 7-8 बार मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो जाए, तो जो भी ट्रेड होगा दोनों देशों में, दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच अब ये सब हो गया, तो अभी तो ये सब कैंसिल कर दिया गया है। इंडिया ने यहाँ तक कि कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा भी कैंसिल कर दिया है कि इंडिया कोई नहीं आ सकता। तो इंडिया जो कनाडा से लोग आना चाहेंगे तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि इनके वीज़ा जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। तो इस को अगर आप पढ़ना चाहें तो कल के वीडियो से आप देख सकते हैं, अच्छे से उसमें समझाया गया है। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।